एकांकी सरोवर की जो एकांकी है उत्सर्ग, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो इसमें एक रोचक बिंदु तक हम पहुंचे थे कि इसमें जो डॉक्टर शेखर और छाया है, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था मंजुल को लेकर, कि डॉक्टर शेखर कैसे मंजुल का जीवन बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में, छाया और डॉक्टर शेखर के बीच में क्या चर्चा होती है। छाया के बारे में कल आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि ये कि प्रेत आत्मा थी, जो डॉक्टर शेखर ने जो एक यंत्र बनाया था जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि एपराटस, उस यंत्र के माध्यम से जिसमें मृत आत्माओं के बारे में अध्ययन किया जाता था, उनको आमंत्रित किया जाता था, मृत आत्मा की क्या गति होती है, मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है या वो प्रेत रूप में विचरण करती है, उसका पुनर्जन्म होता है। ये सब अध्ययन डॉक्टर शेखर ने एपराटस के माध्यम से किया था। एक प्रकार से उसने प्रकृति को चुनौती दी थी, जो आज से पहले कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी जो आविष्कारक है, उन्होंने इस प्रकार का आविष्कार नहीं किया था। ये अपने आप में एक ऐसी अभूतपूर्व खोज थी जो पहले किसी ने नहीं की थी। तो इसके माध्यम से डॉक्टर शेखर छाया को आमंत्रित करता है, उसको बुलाता है। तो इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। तो डॉक्टर शेखर छाया से निवेदन करता है कि हे स्वर्गीय देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पर एक बहुत बड़ा उपकार करें कि मेरी जो मुँह बोली बेटी मंजुल है, अर्थात जिसके बारे में आपको बताया था कि वो उसके मित्र की बेटी थी, जिसको वो अपनी बेटी के समान ही मानता था, और इसी का पालन पोषण और अपने मित्र की पत्नी का पालन पोषण करने के लिए डॉक्टर शेखर ने जो है वो आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया था। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भूल गया था कि मेरे इस समाज सेवा में छाया पर क्या बीतेगी। जो छाया उससे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, वो दिन रात उसके लिए तड़पती हुई अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन उसके प्राणों का डॉक्टर शेखर के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई मूल्य नहीं है। तब ये छाया उससे बदला लेने के लिए मंजुल को मारना चाहती थी। उसी संदर्भ में अपनी बातचीत हो रही थी। तो ये छाया कहती है कि डॉक्टर शेखर, तुमने केवल आज तक की विज्ञान के क्षेत्र में खोज की है, एक मानव के मन में क्या होता है, कि नारी के हृदय की क्या स्थिति होती है, उसकी कोमल भावनाओं को तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम कौन सी मंजुल की और अपने मित्र की पत्नी की बात करते हो, असल में तुमने अपनी होने वाली पत्नी तक का भी कभी कोई ख्याल नहीं रखा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी प्रेम होता, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत दया भावना होती, तो इस प्रकार से तुम मुझे नीति के भरोसे नहीं छोड़ते, मरने के लिए नहीं छोड़ते। लेकिन तुमने मेरी तरफ से ऐसे मुख मोड़ लिया, ऐसे मुख फेर लिया जैसे तुम्हारा और मेरा कोई संबंध ही नहीं था। तो अब ये छाया डॉक्टर शेखर से बदला लेने के लिए इस मंजुल को मारना चाहती है, जिसके बारे में कल आपको बताया था कि आने वाले 4 महीने बाद में ये छाया मंजुल को ऋषिकेश लेकर जाना चाहती थी। और वो ऋषिकेश वास्तव में जो पर्यटन स्थल ऋषिकेश है, वहाँ नहीं ले जाकर इस दुनिया से मंजुल को ले जाना चाहती थी, क्योंकि जिससे डॉक्टर शेखर तड़प सके, वो जान सके कि वास्तव में मृत्यु का कितना भयानक भय होता है, कितना भयानक दर्द होता है, इसको वो समझ सके। ये सबक उसको सिखाना चाहती थी। तो ये छाया कहती है कि डॉक्टर, तुमने आज तक न मुझे जीवित रहते हुए समझा और न मरने के बाद में, और बार बार तुम मुझे बुला रहे हो। मैं आपकी इस पृथ्वी पर आने पर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में जिस प्रेत लोक में विचरण कर रही हूँ, जिस अंतरिक्ष में विचरण कर रही हूँ, वहाँ चाहे मैं सुखी हूँ या दुखी, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। और तुमने तो जीते जी भी मुझे कभी सुखी रखने की कोशिश नहीं की, तो तुम चाहकर भी मुझे क्या दे सकते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस जाने दो। और रही बात मंजुल की, तो मंजुल को अपने भरोसे पर छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी करने का जो दंड है वो मंजुल भुगत रही है। मंजुल की वास्तव में कोई गलती नहीं, लेकिन शेखर की गलती की वजह से उसके प्राण संकट में है। और वो प्राण संकट में इसलिए है कि शेखर ने इसको, छाया को धोखा दिया। उसका बदला ये छाया जो है वो शेखर से लेना चाहती है और मंजुल को मारना चाहती है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी बहस होती है। तो छाया जो है वो डॉक्टर शेखर को टोकती है कि देखो, मैं तुम्हारे लोग की कोई स्त्री नहीं हूँ जो तुम मुझे डराकर, धमकाकर या दबाव डालकर चाहे जैसे कोई काम करवा सकते हो। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे
कोई किसी भी बंधन में तुम नहीं बांध सकते हो, क्योंकि ये दुनिया में छोड़ चुकी हूँ। मेरा जो स्थूल शरीर है वो मैं छोड़ चुकी हूँ और अब मैं अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ। सूक्ष्म शरीर के बारे में आपको मैंने बताया था कि अपनी एकांकी में ना जो चर्चा आई है वो आत्मा के लिए आई है। तो आपको बताया ना कि ये जो छाया है ये एक प्रेत आत्मा थी और साकार रूप में इस एपराटस के माध्यम से डॉक्टर शेखर के सामने प्रकट हुई थी। अब ये बहुत ज़्यादा जब निवेदन करने लगता है डॉक्टर शेखर की, देवी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी जो विनती है वो स्वीकार करो। तो छाया प्रत्युत्तर देती है कि मैंने भी तुमसे बहुत प्रार्थना की थी, बहुत चाहती थी तुम्हें और बार बार तुमसे निवेदन भी किया था कि तुम मुझे इस प्रकार से बीच मझधार में छोड़कर मत जाओ। जब तुमने मेरे गले में फूलों का हार डाला था उस समय तो वो फूल खिले हुए थे, मैं भी खिली हुई थी, तुम भी खिले हुए थे, लेकिन वो फूल सूखने के बाद में मेरी क्या गति हुई थी, जैसे वो फूल सूखे थे वैसा ही मेरा शरीर भी जो है बिल्कुल सूख कर काटा हो गया था और अंततः तड़प तड़प कर मैंने अपने प्राण त्यागे थे। उस समय तुम्हें बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं कैसे जी रही हूँ, मेरे हालात जो है वो तुमने समझने की कोशिश क्यों नहीं की। एक तरफ तो तुमने समाज सेवा का बहुत बड़ा जो है वो ठेका ले रखा था, जिम्मेदारी ले रखी थी कि तुम मंजुल और अपने मित्र की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, उसके प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये तुम ये भूल गए कि तुम्हारे पीछे भी एक स्त्री है, उसके प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती होगी, लेकिन उस जिम्मेदारी को डॉक्टर तुमने कभी नहीं समझा, केवल तुमने अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा। अगर तुम चाहते तो मुझसे शादी करने के बाद में भी मंजुल और अपने मित्र की विधवा पत्नी के प्रति तुम्हारा जो फर्ज था वो आसानी से निभा सकते थे, लेकिन डॉक्टर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल मेरे हृदय को समझा ही नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए क्या स्थान था, इस बात की तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। केवल तुम्हें अपनी ही दुनिया से मतलब था, या तो तुम अपने आविष्कार, अपने यंत्र एपराटस में खोए हुए थे या फिर समाज सेवा में खोए हुए थे। कभी तुमने अपनी होने वाली पत्नी के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य था उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है मंजुल को बचाने के लिए, तो अंत में ये छाया ये कहती है कि ठीक है मैं मंजुल के प्राण बख्श दूंगी, लेकिन एक शर्त है। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तब ये छाया कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने द्वारा बनाए हुए यंत्र एपराटस को नष्ट कर दो। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि नहीं देवी, इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो, क्योंकि ये मेरे जीवन भर की पूंजी है। पूरे जीवन में अगर मैंने कुछ कमाया है, पूरे जीवन में मैंने कुछ किया है, तो वो इस यंत्र का निर्माण किया है। इस यंत्र के निर्माण के लिए यहाँ तक कि मैंने अपने जीवन तक को कुर्बान कर दिया। तो ये छाया कहती है कि डॉक्टर शेखर तुमने भी अपने जीवन को कुर्बान नहीं किया, जीवन को कुर्बान तो मैंने किया, इसीलिए संसार को छोड़ दिया। आज भी तुम इस संसार के प्राणी हो, इस संसार में जी रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए संसार तक को छोड़ दिया। तुम कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हो, कौन से उत्सर्ग की बात कर रहे हो? असली जो उत्सर्ग है वो तो मैंने किया है कि तुम्हारे लिए अपने प्राण तक त्याग दिए हैं। तो क्या तुम मंजुल के प्राण बचाने के लिए इतना सा त्याग नहीं कर सकते हो कि अपने यंत्र को नष्ट नहीं कर सकते हो? तो डॉक्टर शेखर फिर मना करता है। तो छाया कहती है कि देखो, प्रकृति का अपना एक विधान है, उसका एक अपना चक्र है, तुम चाहकर भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने गति के अनुसार प्रकृति चलती है। तुम चाहते हो कि मृत्यु से पहले जान लो कि मृत्यु, किस इंसान की मृत्यु कब होगी, तो वास्तव में जीवित इंसान भी अपना जीवन नहीं जी पाएगा, क्योंकि अगर उसको पहले से पता हो जाएगा कि इस निश्चित समय में, इतने वर्षों बाद में, इतने महीनों बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बाकी का जो जीवन है वो कभी भी सुख शांति से वो नहीं जी पाएगा, बल्कि उसके जीवन का एक एक दिन मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा। और यही तुम्हारे यंत्र का ही प्रभाव है, एपराटस का ही। नहीं, मंजुल को कभी भी पता नहीं चलता, तुम्हें कभी भी पता नहीं चलता कि 4 महीने बाद में मंजुल की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि ये सारी बातें तुमने अपने इस यंत्र से ही जानी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि
ईश्वर ने जो ये प्रकृति के रूप में जीवन और मृत्यु का जो खेल बनाया है, इस खेल की जो सर्वोच्च सत्ता है वो प्रकृति के अधीन ही रहे, किसी मानव के अधीन नहीं रहे। अगर मानव के अधीन रहेगी तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। ठीक है, मैंने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया के बाकी के जो मानव है वो बड़े आराम से शांति से अपना जीवन जी सके। इसीलिए तुम्हें इस यंत्र को नष्ट करना होगा, इसको तोड़ना होगा, क्योंकि सारे विवाद की जो जड़ है वो यही यंत्र है। अगर तुम इसमें इतने ध्यान से, इतने गौर से अगर इसमें नहीं लगते तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ध्यान तुम्हारा मेरी तरफ भी होता और आज इस प्रकार से मुझे जो है वो संसार छोड़कर जाने की नौबत नहीं आती। तो इस प्रकार से डॉक्टर शेखर जब छाया की ये सभी बातें सुनता है तो न चाहते भी अपने दुखी मन से, अपने उदास मन से इस एपराटस को जो है वो तोड़ने लगता है। अब इतनी देर जब इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, ये बातचीत डॉक्टर शेखर के घर में हो रही थी और उस समय ये जो मंजुल थी, ये मंजुल बेहोश थी और ये बेहोश भी इस यंत्र के माध्यम से ही डॉक्टर शेखर ने इसको किया था। बेहोश इसलिए किया था कि जब वो छाया से बातचीत करे तो उस समय वो सुन नहीं सके, वो ये नहीं देख सके कि उसके पिताजी एक प्रेत आत्मा से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले मृत्यु का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। दूसरा, इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर शेखर ने छाया और मंजुल की जो मुलाकात हुई थी उसको भी मिटा दिया था। मतलब उसके दिमाग में ये बात रही नहीं कि कभी छाया उसके पास आई थी, छाया मर चुकी है और छाया की प्रेत आत्मा से मंजुल की बातचीत हुई है। ये सारी बात डॉक्टर शेखर ने वैसे ही मिटा दी थी जैसे एक आत्मा का दूसरे जीवन में आगमन होता है, मतलब उसका पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की सारी बातें वो भूल जाती है। ठीक वैसे ही जो मंजुल है, मंजुल और छाया के बीच जो बात हुई थी, इस बात को मंजुल बिल्कुल भूल चुकी है और जैसे ही वो होश में आती है तो उसकी स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे इंसान नींद से जागता है। वो यही समझ रही थी कि इतनी देर वो सोई हुई थी। तो मंजुल होश में आते ही कहती कि पिताजी बहुत गहरी नींद आई थी और आप ये क्या कर रहे हो, अपने जीवन भर की जो कमाई है उसको तोड़ रहे हो। आप ही तो बोल रहे थे कि ये यंत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, फिर इसको क्यों तोड़ रहे हो। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि मंजुल, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने एक प्रकार से प्रकृति को चेतावनी दी है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य करना चाहा, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा इस आविष्कार में लगूं और उसका कोई दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़े। उससे पहले मैं इसको नष्ट कर देना चाहता हूँ। ये सारी बातें होने के दौरान ही जो छाया है वहाँ डॉक्टर शेखर के घर से अंतर ध्यान हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। और ये जो एकांकी है जिसका शीर्षक उत्सर्ग रखा है, इसमें दो व्यक्तियों ने उत्सर्ग किया है। उत्सर्ग मतलब त्याग किया है, बलिदान किया है, कुर्बानी दी है। पहली कुर्बानी छाया ने दी है अपने जीवन की, जो सबसे बड़ी कुर्बानी है इस एकांकी में, जिससे बढ़कर दुनिया में और कोई उत्सर्ग, कोई त्याग हो ही नहीं सकता। और दूसरी कुर्बानी दी है डॉक्टर शेखर ने अपने यंत्र एपराटस को नष्ट करके, क्योंकि अपने जीवन से भी ज़्यादा एपराटस से डॉक्टर शेखर प्रेम करता था। लेकिन जब मानवता की बात आई, अपने बेटी के प्राण बचाने की बात आई, तो न चाहते हुए भी उससे इस यंत्र को तोड़ना पड़ा। तो ये एकांकी हमें ये संदेश देती है, इस एकांकी का ये उद्देश्य है कि वास्तव में हमें अपने कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने चाहिए। जैसे इस डॉक्टर शेखर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए यंत्र बनाया, इस यंत्र के आविष्कार में उसने बहुत सारी बातें जान ली, लेकिन अपने निजी जीवन के जो सुख है वो बिल्कुल दूर कर दिए, उनको कुर्बान कर दिया। तो ये एकांकी हमें ये भी बताती है कि हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें भी हमें जो है वो आपसी तालमेल बिठाना चाहिए, आपसी सामंजस्य रखना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का संबंध केवल एक से ही नहीं होता है, बल्कि परिवार के बहुत सारे सदस्य, समाज में बहुत सारे लोगों से उसको जुड़ाव रखना होता है। तो एक पक्षीय बात सोचकर, एक पक्षीय विचार रखकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, सुखी नहीं हो सकता है, जिसका जीवंत उदाहरण है डॉक्टर शेखर, जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होने के बावजूद भी अपने असली जीवन में, अपने पारिवारिक और सांसारिक जीवन में पूर्ण रूप से असफल रहा। ये
उत्सर्ग एकांकी का कथानक था जो मैंने आपको बताया। अब आप इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में बातचीत करते। पहला प्रश्न देखो, कोई सी भी एकांकी हो, आपको बताया कि अपने पाठ्यक्रम में ये 7 एकांकियां हैं, सभी में से एक प्रश्न बनता है एकांकी के तत्वों के आधार पे। एकांकी के तत्वों के आधार पर एक प्रश्न बनता है, और एक प्रश्न अपने एग्जाम में निश्चित रूप से एकांकी के तत्वों के आधार पे पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न क्या बनता है, ये 15 अंक का आपके प्रश्न आता है। प्रश्न ये बनता है, जैसे इसी की बात करें अपनी उत्सर्ग एकांकी की, तो इसमें प्रश्न ये बनेगा कि एकांकी के तत्वों के आधार पर उत्सर्ग एकांकी का मूल्यांकन कीजिए, या उत्सर्ग एकांकी का मूल्यांकन तात्विक आधार पर कीजिए, उत्सर्ग एकांकी के बारे में तात्विक आधार पर बताइए। तो एक प्रश्न निश्चित रूप से अपने एग्जाम में आता है। अब ये एकांकी के तत्व कितने होते हैं, जो पहले हम नाटक और एकांकी के तत्वों की बात कर रहे थे कि 8 तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था, वही 8 तत्व होंगे, केवल इनका जो वर्णन है वो अलग अलग एकांकी के अनुसार किया जाएगा। कौन कौन से 8 तत्व होते हैं उनकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। कल इस प्रश्न से संबंधित कि उत्तर कैसे लिखना होता है, बिल्कुल जैसे अपने ऑफलाइन क्लास में आपको सारी बात बताते वैसे ही इस ऑनलाइन क्लास में भी इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित जो बातें हैं वो आपको बताई जाएगी।